अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो आया गुप्त काल के संबंध में वास्तुकला क्या थी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्तकालीन वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। नहीं, गुप्त काल में किस तरह से वास्तुकला का विकास हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो देखते हैं चलिए। संस्कृति के विविध क्षेत्रों में, जैसे कहते हैं गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय गणित, विज्ञान, साइंस इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ। उसी तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ। संस्कृति के विविध क्षेत्रों में विकास के साथ साथ स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास गुप्त काल में हमें दिखाई देता है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में अद्भुत अद्भुत कलात्मक क्रियाशीलता दिखाई देती है। गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंदिर मिले? एक तो कानपुर में ही हमारा है भीतरगांव मंदिर, एक है ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एक है गाजीपुर में भीतरी मंदिर। ये शायद इस जो गाजीपुर वाला है ये स्कंदगुप्त ने बनाया था। कहोम मंदिर देवरिया में बना हुआ है। इसकी विशेषताएं, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी जो मंदिर बनाए थे वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिन्होंने मंदिर संभव ऐसा कहते हैं, यानी सबूत इस बात के हैं कि जो भी मंदिर बनने चालू हुए, यानी मूर्तियां बननी चालू हुई थी बुद्ध की सबसे पहले किसके समय, कनिष्क के समय में, लेकिन जो मंदिर बनने की कला आई उससे ही बाद में हिंदू धर्म में मंदिर बनने की कला ज़्यादा मतलब विकसित हुई। तो मंदिर बनने की जो कला सबसे पहले चालू हुई वो गुप्त काल में ही चालू हुई। इस समय जो गुप्तकालीन मंदिरों को क्या विशेषता है कि मंदिर जो बनाए जाते थे ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बना दी जाती थी। छत पहले क्या होता था, प्रारंभ में छत जो होती थी सपाट होती थी, लेकिन आगे चलकर शिखर युक्त बनाया जाने लगा। जो कानपुर का मंदिर है वो शिखर युक्त है। मंदिर वर्गाकार कक्ष में निर्मित किए जाते थे। ये देखिए वर्गाकार कक्ष में मंदिर ऐसे करके से निर्मित किए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण होता था गर्भगृह, जो जहाँ पे मुख्य देवता होते थे। गर्भगृह की दीवारों पर अलंकरण होता था, नहीं सजा दिया जाता था। बहुत सारी आसपास मूर्तियां होती थी या चित्रकारी कर दी जाती थी अन्य अन्य चीज़ों से। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। जैसे प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे भक्तजन वो करते थे, प्रदक्षिणा करते थे। जैसे कामतानाथ मंदिर, कामतानाथ पर्वत है चित्रकूट में, वहाँ पे लोग परिक्रमा करते तो वही परिक्रमा ही प्रदक्षिणा पथ में किया जाता है। आप चले जाओगे उसमें जैसे सऊदी अरब में जो बना हुआ है काबा, तो उसके चारों ओर भी वो लोग प्रदक्षिणा ही करते हैं। वो प्रदक्षिणा पथ होता है, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं वो लोग, देखे होंगे। तो वो भी उसी तरह से का कुछ उसको समझ सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। और जो प्रवेश द्वार होता था वहाँ पे गंगा और यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण होती थी। या तो इनको देवियों के रूप में प्रकट करके वहाँ पे बना दिया जाता था प्रवेश द्वार में, गर्भगृह के जो प्रवेश द्वार है जो दरवाजा है वहाँ पे, या फिर उनको नदियों के रूप में दर्शाया जाता था। और गर्भगृह के सामने ही एक पंडाल होता था, जैसे स्तंभ युक्त मंडप सजा होता था, जैसे खंभे युक्त मंडप बना दिया जाता था जहाँ पे बहुत सारे कामकाज धार्मिक आयोजन वगैरह बाबा वगैरह प्रवचन देते थे। तो स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण किया जाता था गर्भगृह के सामने। ये कालांतर में जो आगे चल के गुप्त काल में मंदिर कैसे पंचायतन शैली में निर्मित हुई, वही पंचायतन शैली के बीच में एक मुख्य मूर्ति हो गई, आसपास चार मूर्तियां और हो गई जो सामान्य देवता है, इधर मुख्य देवता है, ऐसे इसको पंचायतन शैली कहते हैं। सभी मंदिर पत्थर निर्मित है, लेकिन एक कानपुर में जो भीतर गांव मंदिर है वो ईंट निर्मित, यानी ईंट निर्मित और पत्थर दोनों तरह के मंदिर इस समय बनने चालू हुए। गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन सारनाथ का धमेक स्तूप, इन्होंने सारनाथ में, जैसे सारनाथ में सम्राट अशोक ने भी एक बुद्ध स्तूप बनाया था, बौद्ध स्तूप बनाया था, उसको कहते थे धमेक स्तूप, उसको कहते थे धर्मराज का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनाया था। गुप्त शासकों ने भी बनाया एक स्तूप यहाँ पे, इसको 128 मीटर ऊंचा है और बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर इसका निर्माण किया गया है। इसको धमेक स्तूप कहते हैं और 128 फीट ऊंचा है, सोच के देखिए। सम्राट अशोक की भांति गुप्त राजाओं ने भी अनेक भव्य और ऊंचे पाषाण निर्मित स्तंभ बनाए थे। तो जिस तरह से सम्राट अशोक भी स्तंभ बनवाते थे उसी तरह गुप्तकालीन राजाओं ने भी स्तंभों का निर्माण कराया। लेकिन अंतर यह था कि जो इनके जो स्तंभ थे, जो गुप्त राजाओं के स्तंभ थे, गुप्त राजाओं के स्तंभ थे वो कैसे थे, वो या तो चतुष्कोणी थे यानी चार चार भुजाओं वाले थे, या अष्टकोणी थे। और इन पर जो ऊपर मूर्तियां होती थी वो क्या होती थी, या तो गरुड़ की होती थी या सिंह की होती थी। ऐसे पता चलता है इनका कि ये गुप्त सम्राटों के। और तो डेटिंग से वगैरह कार्बन डेटिंग से भी कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन सारनाथ का धमेक स्तूप 128 फीट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया। सम्राट अशोक की भांति गुप्त राजाओं ने भी अनेक भव्य और ऊंचे पाषाण के यानी पत्थर के स्तंभ निर्मित कराए। गुप्त काल के स्तंभ चतुष्कोण यानी चतुष्कोण और अष्टकोण आकृति में बने हुए हैं। गुप्त सम्राटों के स्तंभ जो स्तंभ का शीर्ष है उस पर प्रायः विष्णु के वाहन गरुड़ और सिंह की प्रतिमा उत्कीर्ण होती है। प्रमुख अभिलेखों में जो
गुप्तकालीन अभिलेख हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जो इलाहाबाद में है। मथुरा स्तंभ लेख है, मथुरा में समुद्रगुप्त, इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की है। फिर मथुरा में भी एक जगह स्तंभ और शिलालेख है। गढ़वा शिलालेख है। करमदंडा शिला अभिलेख है, करमदंडा अभिलेख है। भीतरी स्तंभ लेख है। गुप्त काल में मृदभांड कला का भी सम्यक विकास दिखाई देता है। विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों का की मूर्तियों को बनाया गया। मृदभांडों का जिस समय निर्माण किया जाता था तो बड़ी ही चिकनाई से, चिकनाहट के साथ, सुदलता से उनका निर्माण किया जाता था, सुडौलता से। कौशाम्बी, श्रावस्ती, मथुरा आदि स्थलों से बृहद स्तर पर मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में प्रारंभ हुई मंदिर निर्माण शैली कालांतर में और अधिक विस्तृत हुई और उत्तर प्रदेश में नागर मंदिर निर्माण शैली में अनेक मंदिर बनाए गए। पर्सी ब्राउन भी इनके बारे में देवगढ़ के दशावतार मंदिर को क्या कहते हैं, उच्चतम कलात्मक भावना से परिपूर्ण इसको बताया है।